अच्छा, अगर कोई पुलिस वाला किसी शहरी को बिला वजह तंग करता है, एक आम शहरी को, एक मोअज़्ज़ज़ शहरी को जिसके पास पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है, जो पाकिस्तान का शहरी है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर किसी को बगैर एफआईआर के थाने में अगर बंद कर लिया जाता है तो इसमें सेशन कोर्ट में बैलिफ की कार्रवाई की है, हम परमिशन ले लेते हैं कि बैलिफ पाबंद होता है, थाने से उस बंदे को बरामद करे, वो कर सकता है, लेकिन पुलिस को मारने का इख्तियार नहीं है। तो इस पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है, लेकिन अभी तक कोई नज़र में नहीं आया सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉ एंड क्राइम के साथ मैं हूं राय आमिर हयात। नाजरीन, आज हम एक मुनफरिद प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस प्रोग्राम का मकसद आपको कानूनी पेचीदगियों के बारे में बताना है और बताना है कि कानून जो है वो आपको क्या राइट्स देता है। तो इस हवाले से हमने खसूसी तौर पे बात करने के लिए बुलाया है जनाब फरीदुल हसन खान साहब को। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आप माशाल्लाह एक वसी तजर्बा रखते हैं अपनी फील्ड के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया जी। आपकी तरफ आऊँगा, आप ज़रा बताइएगा कि एक शख्स जो है अगर उसकी एफआईआर पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज नहीं होती तो उसको कानूनी तौर पर क्या हक हासिल है, वो पुलिस के बाद कहाँ पर जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इंकरेज किया। तो इसमें इस तरह से है कि अगर किसी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो उसको सेशन कोर्ट से 22 से 22B के ज़रिए पुलिस के खिलाफ जो है एक ऑर्डर लेना पड़ता है कि पुलिस उसकी एफआईआर को दर्ज करे, इंदराज करे। और उसके इंदराज के बाद अगर उस ऑर्डर के बाद फिर भी अगर कोर्ट दर्ज नहीं करती तो ऐसी सूरत में पुलिस के खिलाफ 155 की कार्रवाई की जाती है कि पुलिस ने उस कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो है, कोर्ट के ऑर्डर पर के बावजूद फिर भी कार्रवाई नहीं की, तो लिहाजा अच्छा, इसमें एफआईआर की जो नोयत है वो चेंज भी हो सकती है। आप उसमें कह सकते हैं किसी टाइम 324 की एफआईआर हो सकती है, 302 की एफआईआर हो सकती है, इसके अलावा और काफ़ी एफआईआर। तो इसमें कानून जो है एक ही राइट देता है कि उसमें 22 की रिट आप दर्ज करेंगे? जी, एफआईआर के इंदराज के लिए 22 से 22B की रिट होती है, लेकिन जब मामला ऐसा आ जाता है कि 324 की है, किसी को फायर लगा, 324 बनी, लेकिन कुछ अर्से बाद में वो बंदा कुछ अर्से बाद हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है तो 302 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें इस तरह से होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी मामले की। जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन हालात वाक़यात, उसमें इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद बातें सामने आती हैं और वो जो सेक्शंस होते हैं वो पुलिस ऐड करने की पाबंद होती है। तो जिस कानून की आपने बात की कि हमें सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ पे रिट दर्ज करवाई जाती है, अगर वो पुलिस वाला जो कार्रवाई नहीं कर रहा उस या जिसने एफआईआर दर्ज नहीं की उसके खिलाफ भी एफआईआर आपने कहा होती है या कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, तो ऐसा रियलिटी में भी होता है या ये कानूनी बातें हमें आप बताएं? अगर हम इस मुल्क की बात करें, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं। नहीं, ऐसा बहुत कम हुआ है, बहुत ही कम। शायद कहीं ऐसा कुछ हुआ हो कोई वाक़या, लेकिन आमतौर पे नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पुलिस वाला किसी शहरी को बिला वजह तंग करता है, एक आम शहरी को, एक मोअज़्ज़ज़ शहरी को जिसके पास पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है, जो पाकिस्तान का शहरी है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? उसके खिलाफ भी इसी में दी गई है, रेमेडी दी गई है, 22 से 22B है CRPC के तहत कि हरासमेंट पिटीशन दायर की जा सकती है। हरासमेंट पिटीशन ये होती है कि हम किसी शहरी को बिला वजह तंग ना करें। वो अगर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलूब नहीं है, किसी मुकदमे में मुलविस नहीं है, तो पुलिस उसको तंग नहीं कर सकती। तो लेकिन यहाँ पे तो बहुत से हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ना पुलिस ने की कोई एफआईआर होती है, ना पुलिस ने किसी किस्म की कोई उस पर ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उसके बावजूद या उसके बगैर एक बंदे को उठाया जाता है, उसको थाने में बंद किया जाता है, उसके घर वाले वहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती। तो इस सिलसिले में क्या हो सकता है? देखें, अगर किसी को बग़ैर एफआईआर के थाने में अगर बंद कर लिया जाता है तो इसमें सेशन कोर्ट में बैलिफ की कार्रवाई की है, हम परमिशन ले लेते हैं कि बैलिफ पाबंद होता है,
थाने से उस बंदे को बरामद करे और कोर्ट में पेश करे। और अगर उस पर कोई एफआईआर है और वो नॉमिनेट है लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं डाली, तो उस सूरत में उसको प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है। अब आपने कहा कि अगर पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं डाली, अब आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, आपको पता है कि ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, पुलिस गिरफ्तारी भी नहीं डालती और बंदा भी नहीं मिलता और बंदे को शूट भी किया गया है लोगों को, उसको आप कह उनको थानों में भी उड़ाया गया, ऐसे पुलिस मुकाबले बना के जाली पुलिस मुकाबले भी बनवाए गए। जी बिल्कुल। उसमें कानून क्या कहता है? अगर किसी आम शहरी को जाली पुलिस मुकाबले में मारा जाए, उसमें कानून क्या कहता है? देखिए, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो उसको पुलिस को मारने का इख्तियार कोई नहीं है। चाहे वो जितना बड़ा मुजरिम हो, वो दहशतगर्द हो, वो मुल्क का गद्दार हो, जो भी हो, उसको राइट हासिल है कि वो अदालत में अपना डिफेंस पेश करे, वो कर सकता है, लेकिन पुलिस को मारने का इख्तियार नहीं है। तो इस पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है, लेकिन अभी तक कोई नज़र में नहीं आया ऐसा केस, मतलब मैं कह सकूं कि मतलब आप कानून के एक्सपर्ट होके, आप कानून के स्टूडेंट होके, आज भी आपका गिला है कानून से भी कि कानून भी हरकत में नहीं आता पाकिस्तान हरकत में नहीं आता। कानून मतलब कमजोर के लिए, कानून मतलब जो ताकतवर के घर की लौंडी है। बिल्कुल, आप इस चीज को मानते हैं? अच्छा, अगर एक पुलिस वाला रिश्वत लेते हुआ पकड़ा जाए, ऐसे हजारों केसेस, हजारों, मैं कहता हूँ बहुत से दर्जनों केसेस हैं। लेस्को की बात कर लें, आप सुई गैस की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, मैं सारे सरकारी मुलाजमीन की बात कर ले, तो पुलिस वाले ये ना समझे हमें ही रगड़ा लग रहा है, हमें सारे डिपार्टमेंट्स की बात कर लें। अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, तो उसकी कानूनी तौर पर क्या सजा है? उसकी तो ये है कि एंटी करप्शन में इसकी कार्रवाई होती है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया एक है, एंटी करप्शन के अफसरान भी रिश्वत ले रहे होते हैं। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर एंटी करप्शन के अफसरान भी रिश्वत ले ले, ऐसे केसेस कई साल चलते रहते हैं, इंक्वायरियां चलती रहती हैं। जो भी अफसर होता है, चाहे वो एंटी करप्शन का हो, लेस्को का हो, पुलिस का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का होता है कि इंक्वायरियां चलती हैं, वो रिटायरमेंट की हो जाती है, उसमें सारे बेनिफिट्स ले जाते हैं इंक्वायरी के। हमने तो इस तरह के बंदे की डेथ हो जाती है। हमने तो इस तरह के भी केसेस देखे कि फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन दी, आपने कहा जनाब कि ये हेल्थ का मुलाजिम है और ये रिश्वत लेते हुआ पकड़ा गया है या इसने रिश्वत ली है, तो एंटी करप्शन वाले वो महकमे की तरफ भेज देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब सेक्रेटरी साहब इसको देखें, सेक्रेटरी हेल्थ देखें, वो कहते हैं ये हमारा बनता ही नहीं है, ये हम कानूनी तौर पे हम इसको देख ही नहीं सकते। तो उस एंटी करप्शन वाले बंदे के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, उसने अपने फ़र्ज से गफलत की है, उस पर कार्रवाई बनती है कि अपने डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ से गफलत करने पे, अपनी ड्यूटी सही सर अंजाम ना देने पर, ठीक है, उस पर एफआईआर बनती है। उस पर एफआईआर बनती है, लेकिन इस तरह के कितने केसेस हैं जिसमें एफआईआर हुई है? सर, अभी तक तो कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है। आवाम डर जाती है इस चीज़ से, आम सोचती है कि जी हम किसी के मामले में क्यों बोलें, किसी की गवाही क्यों दें, या हम वजह मसला यही हो जाता है ना कि जब आवाम बोलती है तो उस पर एक और नया केस बन जाता है, मतलब वो खुद ही अपने इस रगड़े में आ जाता है। आप ये कह सकते हैं कि अवाम बुज़दिल है, लेकिन इतनी बुज़दिल भी नहीं। अगर वो बोलती है, कोई शख्स बोलता तो उसकी ज़बान बंद कर दी जाती है, उस पर उल्टा केसेस दिए जाते हैं, बिल्कुल उसको ब्लैकमेल किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि एक शख्स, एक आम शहरी, वो बाइक पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है, आगे पुलिस का नाका लगा हुआ है, पुलिस वालों ने उस शख्स को रोका है, वो गाड़ी पे या बाइक पे। अब पुलिस वाला उसकी तलाशी ले सकता है कानूनी तौर पर? अगर ले सकता है तो किस रैंक का बंदा ले सकता है? और दूसरी चीज़, क्या वो शख्स खुद उसको बताया कि मेरे पास जनाब ये चीज़, वो अपनी जेब या जो भी वो अपनी चेकिंग खुद करवाएगा गाड़ी की, या पुलिस वाले करेंगे? इस पे ज़रा हमें समझा दीजिएगा। ये एक आम बंदे के लिए मैसेज है, ताकि एक आम बंदे को पता चल जाए कि एक पुलिस वाला जो है वो उसकी तलाशी ले सकता है या नहीं ले सकता, या किस रैंक का बंदा ले सकता है। देखें, ऐसा होता है कि किसी जगह बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई जुर्म हुआ होता है, तो डकैती हो गई, तो मर्डर हो गया, तो पुलिस फिर उस इलाके में नाका लगाती है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि यहाँ पे बगैर जुर्म के भी नाके लगे हैं, लाहौर के अंदर लगे हुए हैं। सर, हो तो ये रहा होता है कि आप देखेंगे, अगर दूर से देखते हैं किसी के जेब में पिस्तौल रखा है, चर्च का कोई चीज़ रखी है, वो रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने चर्च अफ्यूम की बात की, यहाँ पे पुलिस वाले खुद भी डाल देते हैं। वो डालते भी हैं और उनके हिस्से भी होते हैं, तो ये काफ़ी लंबी बात है। तो
इनका इख्तियार नहीं है, पुलिस का इख्तियार नहीं है कि वो हर किसी शहरी को रोके और उसकी इस तरह से तलाशी ले, उसकी जेब से पैसे निकाल ले। अभी आज ही मुझे एक फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि इस तरह घर के बाहर खड़े थे, पुलिस वाले तलाशी ली, जैसे पैसे निकाल लिए। ऐसे वाक़यात होते हैं लेकिन अच्छा, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं है। अच्छा, एक बंदा है, उसका मर्डर हो गया है, उसका बेटा मर्डर हुआ है, उसका भाई मर्डर हुआ है, उसने FIR करवाई है जी पुलिस में, किसी भी पुलिस स्टेशन में गया है, वहाँ पे उसने FIR दर्ज करवाई। अब उस बंदे के पास एविडेंस भी हैं कि 2 बंदे कत्ल के अंदर शामिल थे। अब 2 में से एक बंदे से पुलिस वाले पैसे लेके उसको बेगना कर देते और एक बंदे को गुनाहगार कर देते, चालान कर देते, जो पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है। तो इसमें अदालत में जब वो बंदा जाता है तो वहाँ पे एक तो ये बताइएगा उस बंदे को क्या रिलीफ मिलेगा जिसका मुलजिम था और उसको बेगना किया गया, और उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी अकॉर्डिंग टू लॉ। देखें, ये ऐसा पुलिस इसलिए करती है आमतौर पे मुलजिम पार्टी से पैसे वगैरह लेके कि 2 में से एक को बेगुनाह कर दिया, केस कमज़ोर हो जाता है, मुद्दे का केस कमज़ोर हो जाता है, मशकूक हो जाता है। एक को बेगुनाह करने का फ़ायदा दूसरे को ये होता है कि उसकी केस कमज़ोर होने से बेल में आसानी हो जाती है। अब रह गई बात आगे पुलिस की नाक़िस तफ्तीश के ख़िलाफ़, उस पर भी FIR बनती है। एक तो सर हो गया ना, एक सब इंस्पेक्टर है जी, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा है, उसने एक इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की जी, उसने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की। अब वो बंदा जाता है बेचारा DSP के पास चला जाता है, SP के पास चला जाता है, DIG के पास चला जाता है। जी, जी, अब होता हमारे सिस्टम में ये कि एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जो है इंक्वायरी या एप्लीकेशन दी जाती DIG साहब को, DIG साहब मार करके वापस DSP साहब को भेज देते जी। हैं। अब आप मुझे बताएं, एक सर्कल का DSP वो अपने नीचे एक सब इंस्पेक्टर को किस तरह से गुनाहगार लिख सकता है? वो कैसे लिखेगा? वो कैसे उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करेगा? अगर ईमानदार होगा तो ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेगा। लेकिन वो सर किस तरह ईमान। अच्छा, हाई कोर्ट की अगर हम जजेस की बात करें, सर्दियों की छुट्टियां जो हाई कोर्ट के अंदर जी। होती हैं, इससे भुगला गर्मियों की भी होती हैं, 3 महीने गर्मियों की भी होती है, सर्दियों की भी होती है। चलिए, आपने जी। अच्छी बात आपने करेक्शन कर दी। हम तो यही समझते थे सिर्फ जज साहबान जो हैं सर्दियों की छुट्टियां लेती हैं, तो इससे नुकसान भी होता है। जी हाँ, काफ़ी नुकसान होता है, वकला को भी, साइलिन को भी। और सर्दियों की तो तकरीबन कोई 10-12 दिन की होती है, लेकिन जो गर्मियों की होती है वो 3-3 महीने की होती है। अब वक्त बदल गया है। देखें, छुट्टियों का कॉन्सेप्ट यूँ था कि जो अंग्रेज़ के दौर में जज साहिबान जो थे वो ज़्यादातर अंग्रेज़ थे, सर्द इलाकों के रहने वाले थे, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो उनको इसलिए 3 महीने की गर्मियों की छुट्टी थी। आजकल आप देख लें, अदालतें हमारी ऐसी हैं, जजेस के घर AC हैं, गाड़ी AC गाड़ी में आते हैं, तो फिर वो चीज़ तो अब मामला जो गर्मियों वाला तो ख़त्म हो गया ना। अच्छा, तकरीबन आपने बात की, आपने कहा कि वो अंग्रेज दौर से ये सिस्टम चल रहा है। ये सिर्फ जजेस की बात नहीं रहती, अगर मैं ब्यूरोक्रेसी की बात जी हाँ, करूं, वहाँ भी ऐसे उसमें भी आप चेक कर लीजिए, डिप्टी कमिश्नर, ये कमिश्नर, ये सारे जो थे ये अंग्रेज बना कर गया जी, था। जी। अब तो चलो इन्होंने एक मुकाबले का इम्तिहान निकाल दिया है, CSS करवाते हैं। इससे पहले ये होता था कि अंग्रेज जो कहीं पर आता था, फाजलपुर किसी का बसेरा फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, लाहौर में, उस वक्त तो वैसे जंग डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो अंग्रेज ना एक अपना ताकतवर शख्स जो उसको लेकर आता था, और वो DC उसको कहते थे, डिप्टी जी कमिश्नर, हाँ, बिल्कुल। जिसको वो सारे ज़िले को डील करता था या सारे ज़िले को कंट्रोल करता था। अंग्रेज जो है वो चला गया है, लेकिन हमारा सिस्टम अभी भी चेंज नहीं हो सका। ना ही जुडिशियल सिस्टम में चेंज हो सका है, ना ही ब्यूरोक्रेसी में चेंज हो सका है। तो इसको चेंज करने के लिए आपके ख्याल में कोई हम कानूनी तौर पे कुछ कर सकते हैं? तो इसमें यह है कि पार्लियामेंट से हुकूमत जो है, हुकूमत में कोई अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। ठीक है, मतलब ये अंग्रेज दौर का जो स्ट्रक्चर है सारा, जी हाँ, इसको वो वही सारे को चेंज कर सकती है। जी हाँ, कर सकती है। लेकिन चेंज क्यों नहीं करते? करते क्यों नहीं? नीयत खराब है, कॉम्पिटेंट मसला नहीं ये है, है, इनकॉम्पिटेंसी है क्या? नहीं, यहाँ पर मसला ये है, सबसे बड़ा मसला वो ये है कि जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है और जो सिलसिला चला आ रहा है, उन्होंने नस्ल दर नस्ल उसको अपने, जिस तरह से होता है कि तख्त से बाप होता था बादशाह, फिर शहजादा बादशाह बनता था, वो बैठता था। अदालतों के अंदर जो केसेस हैं वो बड़ी ताखीर का शिकार जी। होते हैं। एक साइल है बेचारा, वो पहले लुटा पुटा आता है, पुलिस वाले उसको लूट के ले गए, इदारों वाले लूट के ले गए,
वो आपके पास आता है कि जनाब मैं वकील साहब कर लूँ, जज साहब जो है वो मेरी सुनवाई करेंगे, यहाँ पे मुझे इंसाफ मिलेगा, वो सालों साल केस जो है अदालतों के अंदर ताखीर का शिकार होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी जो वजह है वो ये है कि हमारे यहाँ जजेस जो हैं वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। अब जैसे अच्छा सर, इसमें ना छोटा सा एक पॉइंट और ऐड कर लें, बाकी मैं आपका जवाब सुनता हूँ। आपने कहा जजेस जो है ना वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि वकील साहब जो हैं वो खुद भी इस केस को ताखीर का शिकार करवाना चाहते हैं, या वकील साहब ने भी तो आखिर फीस लेनी होती, बारी फीसें वकील भी लेते हैं ना, लेकिन हम आपकी बात नहीं करते। ऐसे किरदार दोनों का होता है। असल में ऐसा होता है कि आप ये देखें, केस लंबा हो रहा है, जजेस लिखते हैं आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका। इन 3-4 मौक़ों के बावजूद भी केस उसी सूरत हाल में वहीं पर उसी स्टेज पे खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि एक से ज़्यादा एविडेंस का मौका ना दिया जाए। वो जजमेंट कोर्ट्स में गर्दिश कर रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सर एक केस मैं आपको बता देता हूँ, पिछले दिनों मीडिया पे भी चल रहा था। 2 भाई थे, तो उन्होंने उन पे ना कोई कत्ल का मुकदमा था, उन्होंने बेल के लिए ना अपील की हुई थी हाई कोर्ट में, नीचे से उनकी खारिज हो गई। वो जनाब उनको फांसी लगा दिया गया, उसके कोई 10 साल बाद हाई कोर्ट जो है उनको बरी कर रहा है। वो कह रहे हैं जनाब ये लोग जो हैं बरी, ये बेचारे बेकसूर हैं। तो यहाँ पे फिर कौन कसूरवार है? यहाँ पे तो सारा मुआशरा तबाह हो रहा है। इस तरह के बहुत से और भी केसेस हैं, ज़मीनों के केसेस हैं। देखिए, इसमें भी कोर्ट्स की गलती होती है कि जज साहिबान को अगर कोई ऐसा मसला है, सबसे पहले उसकी सज़ा सस्पेंड करें। जो कोर्ट के जजमेंट है उसको सस्पेंड करें, लेकिन यहाँ फिर आगे अपील को। लेकिन यहाँ पे यही नहीं ना होता, सजा सस्पेंड नहीं की जाती जी, अपील को सुना जाता है, उस पे वो पेशियां करवाई जाती हैं, वकला साहिबान जो हैं वो वहाँ पे पेश होते हैं अदालतों में, लेकिन उसको ना प्रॉन्ग किया जाता है, उस प्रोसेस को शॉर्ट नहीं किया जाता, उसको लंबा किया जाता है। जी हाँ, ऐसा होता है। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कुछ हड़ताल कल्चर आया हुआ है, इससे बड़ा काम खराब हो रहा है। तो हड़ताल कल्चर आपने कहा, तो ये भी वकला साहिबान ही करते हैं, वकला साहिबान की तरफ से। ठीक है, कोई ऐसे मसाइल होते हैं बजाय उसको कि वकला को चाहिए हमारी बार वगैरह को, तो उसको हल करने के लिए जिस वकील के साथ कोई मसला हुआ है उसका साथ दें। सिर्फ 1 दिन की हड़ताल कर दी जाती है, 2 दिन की हड़ताल या 1 हफ्ते की हड़ताल कर दी जाती है, लेकिन उस मसले का हल कुछ नहीं निकलता। उसके बाद वो सारा सिस्टम वैसे का वैसे ही चलता है। ठीक है, अब रह गई बात, ये मैं जज से इसमें ये भी बताता चलूँ कि इस तरह के कई जो केसेस हैं, वाक़यात हुए हैं कि जी बंदा फौत हो गया, बाद में वो बरी हो रहा है अपनी मौत के बाद। और भी बड़े मामलात हैं, नस्ल दर नस्ल दादा के केस पोता पर पोता वो कर रहा होता है। तो इसमें सिस्टम यही है कि एक तो ये कि जज साहिबान उनको अपने जो ऑर्डर दिए हुए होते हैं उनकी इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं करवा सकते। वो प्रेशर में आ जाते हैं बाहर के ओहदेदारों के, बड़े मतलब जो सियासी लोग हैं। जी हाँ, प्रेशराइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर जजेस जो होते हैं उनको अपना जो ऑर्डर उन्होंने लिख दिया है कि वो फाइल पे लिखते हैं कि अगर बहस नहीं की गई तो फाइल पढ़ के फैसला कर दिया जाएगा। उसके बावजूद फिर हाई कोर्ट में क्या होता है, जज साहब आते हैं, 15 मिनट की टी ब्रेक होती है उनकी, कोई 1-1.5 घंटे के बाद। टी ब्रेक के बाद फिर वो डीवी लग जाती है, फिर डीवी से फारिग होते होते वो आते हैं, उसके बाद वो भी लेफ्ट ओवर हो जाते हैं। ठीक है, वही सिस्टम हो जाता है कि दादा का केस पोता लग रहा है, और पोता भी बहुत 60-65-70 साल का बूढ़ा होता है। अच्छा सर, आपने बात की हड़ताल की, आपने कहा कि अदालतों में जब हड़ताल की जाती है तो इसमें नुकसान होता है, लोगों का भी नुकसान है और क्लाइंट का नुकसान है, ज़्यादा नुकसान है। जी हाँ सर, लेकिन जब अदालत में हड़ताल होती है तो कोई एक ऐसा वकील नहीं खड़ा होता जो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, और वो उस दिन जाके हाई कोर्ट की अगर हड़ताल है आपकी बार ने की है तो कोई एक वकील वहाँ पे जाके कहे कि जनाब मैं तो अपने क्लाइंट का केस लड़ूंगा। तो इसमें भी ज़रा आपके ख्याल में कोई देखें, पहली चीज़ तो है कि जिस दिन हड़ताल होती है तमाम जज साहिबान अपने चैम्बर्स में बैठ जाते हैं, वो भी चैम्बर्स में बैठ जाते हैं, और वो सीधा जवाब दे देते हैं कि जी आज हड़ताल है, हम कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो इसलिए मामला वहीं का वहीं रह जाता है। अच्छा सर, अब एक है तो बड़ा सेंसिटिव सा इशू, अभी इसको ज़रा डिस्कस कर लें। ये बता दें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जी
इसकी डेफिनेशन क्या है? लोग बड़ा डरते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ जी हाँ, ये ऐसा होता है कि जज साहब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगा दें, पर हम पे तौहीन अदालत का केस ना हो जाए। तौहीन अदालत असल में है क्या? देखिए, तौहीन अदालत एक तो वो होती है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हो और उसकी इम्प्लीमेंट ना की जाए, उस पर अमल दरामद ना किया जाए, वो भी कंसेप्ट होती है, ठीक है, वो तौहीन अदालत में आता है। और दूसरा ये होता है कि किसी अदालत को प्रेशराइज करना, धमकी लगाना, अदालत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करना, अदालत की तौहीन करना कि अपने अल्फाजत से आप कोर्ट के अंदर खड़े होकर कर रहे हो। लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है, तरीक़ाकार होता है कि जिसने तौहीन अदालत की है, आप पहले उसको नोटिस दें, उससे जवाब लें, जवाब से कोर्ट मुतमईन होती है या नहीं होती, ठीक है, उसके मुताबिक फिर जो प्रोसीजर होता है। अब कई जगह ऐसा होता है कि प्रोसीजर चलता है, अडॉप्ट किया जाता है, किसी जगह खड़े खड़े सज़ा सुना दी जाती है। अच्छा, ये तौहीन अदालत जो है ये आम बंदे पे लगती है या वकला साहिबान पे भी लग सकती है? जी, अभी लगी हुई है वकील साहब पे हमारे, जी राना आसिफ साहब पे, उन्होंने अपना गॉन पहना दिया था जूनियर लॉयर को। तो कोई ऐसा बड़ा इसकी सज़ा कितनी है या सिचुएशन पे डिपेंड करती है? अरे तो सिचुएशन पे डिपेंड। अब इनको 3 महीने की सज़ा दी गई है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बार काउंसिल को, कि सिर्फ गॉन जो है अपने जूनियर को पहनाया है उन्होंने, ठीक है, तो क्यों पहना दिया इस बात पे। ठीक है। अच्छा, एक और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि लोग जब मायूस हो जाते हैं, जी, लोग इदारों से मायूस होते हैं, उनको वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, वो आपके पास आते हैं, आप लोग उनके मसीहा बनते हैं, आप लोग उनको अदालत से इंसाफ लेकर देते हैं। अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग किधर जाते हैं? आप लोग भी उन्हीं अदालतों से इंसाफ लेते हैं या कोई और रास्ता अख्तियार करते हैं? जी, हम भी उन्हीं अदालतों से इंसाफ लेते हैं। अब कोई ऐसा केस आ गया जिसमें आप समझते हैं, आप हैसियत एक वकील, आप समझते हैं आपको इंसाफ नहीं मिला अदालत से भी, फिर आप किधर जाते हैं? फिर है कोई और? नहीं, देखें, एक ये तो प्रोसीजर चलता है ना कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता, अपील होती है, ठीक है। अच्छा, अगर वकला साहबान को अदालतों से इंसाफ ना मिले तो आप कहाँ जाते हैं? जनाब, इंसाफ के नहीं मिलता तो हम तो ज़ाहिर है अपीलेट कोर्ट में ही जाते हैं और हम अपनी बार का भी सहारा लेने की कोशिश करते हैं। तो बार इसमें कोई वकला साहबान किरदार अदा करे। तो ये है कि अगर वकील बार का मेंबर है, बार का ओहदेदार है, तो जल्दी इंसाफ मिल जाता है। आम वकील है तो फिर वो इसी तरह से आम आदमी की तरह ही रुल रहा होता है। अच्छा, जिस तरह हम मुल्क चल रहा है ना, हमने मुल्क भी चलाना है, जिस तरह हम बाकी सुनते हैं, ब्यूरोक्रेट से सुनते हैं कि पॉलिटिशियंस जो है ना, ये इन्वॉल्वमेंट बड़ी करते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर, फैसलों के अंदर। इस तरह से आप समझते हैं कि जुडिशरी के अंदर भी जो आपके बार मेंबरान होते हैं या जो आपके ओहदेदारान होते हैं, वो भी इसमें कोई उनका किरदार होता है? जी हाँ, बिल्कुल सियासी किरदार होता है। अच्छा, पुलिस जो है अगर किसी के घर बगैर सर्च वारंट छापा मारती है तो इसमें कानून क्या है? इसमें कानून पुलिस के खिलाफ कार्रवाई बनती है। कार्रवाई, जी हाँ, पुलिस पे जो पुलिस को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि बगैर सर्च वारंट के वही आप वाली बात, कार्रवाई होती है, लेकिन जी हाँ, बस वही बात है कि कार्रवाई होती नहीं है। पुलिस की बदमाशी भी ख़त्म हो सकती है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो सकती है। असल में इसमें कुछ वजूहत ऐसी है ना, जैसे मैंने कोर्ट में देखा, हाई कोर्ट में एक वाक़या ऐसा था कि जज साहब मुल्ज़िम को उनको लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे खड़ा कर रहे हैं और पुलिस वाला कोर्ट के अंदर उसकी ऑन बेल पर है मुल्ज़िम, और पुलिस वाला उसका जो बाजू है उसमें हाथ पकड़ लिया है पुलिस ने अदालत के अंदर। जबकि पुलिस को ज़मानत पर, जो बंदा ज़मानत पर हो मुल्ज़िम, उसको गिरफ्तार करने का अहाता अदालत से गिरफ्तार नहीं करती, बिल्कुल ना आता अदालत से, और हाई कोर्ट की हदूद के अंदर से भी सर्कुलर जारी हुआ है, हाँ, वहाँ से। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के जज के सामने हर मुल्ज़िम का वो हाथ पकड़ता है तफ्तीशी, हर तफ्तीशी, और वहीं से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब पुलिस क्या लिखती है अपनी फ़ाइल में कि हमें मुखबिर ख़ास ने इत्तला दी, हमने फ़लाँ जगह छापा मारा, वहाँ से बंदे को पकड़ के ले गए। जबकि हाई कोर्ट में कैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ कैमरे भी मौजूद हैं। आज तक पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अच्छा, आपने आज आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा। मैं यहाँ पे ना छोटा सा वाकया ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने भी माशाल्लाह सारे कानून के पहलू जो है बताए, मैं नाम नहीं लूँगा। आपके ना एक रिटायर्ड जस्टिस साहब है, एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वो उनके पास बैठे हुए थे। तो हमने ना कोई ऐसे किसी का कोई केस आ गया था, तो वो कह रहे थे कि आप ना SHO साहब को पैसे दे दो, आपका काम वो SHO साहब पैसे लेके कर देगा। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर एक जस्टिस साहब जो हैं हाई कोर्ट के, उनको ये सारा ग्रॉस रोड पे पता है कि SHO साहब रिश्वत भी लेता है, पुलिस वाले रिश्वत लेकर क्या करते हैं, और वो जब तक वहाँ पे बैठे होते हैं जनाब मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, उन किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल में इतना हमारा कानून जो है ना बेबस है। जी बिल्कुल, बेबस मैं ये है हमारा कहूँगा कि कानून हमारा बेबस है। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जनाब एक मोअज़्ज़ज़ वकील साहब मौजूद थे। हमने उनसे रहनुमाई ली कानूनी तौर पर कि आपके जितने भी सवालात थे हमने उनके सामने रखे। तो ये एक मुक़द्दस पेशा है। ये कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, हमारे फाउंडर, जो पाकिस्तान के फाउंडर थे, वो भी एक वकील थे। तो वकालत जो है एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है। तो एक शख्स जब परेशान होता है, एक शख्स जो जब बेहाल होता है, जब हर जगह से मायूस होता है, तो वो एक वकील के पास जाता है। तो हम एक वकील को अपना मसीहा मानते हैं, और हमारी जितनी सारी टेंशनें होती हैं, हमारी जितने भी वो परेशानियां होती हैं, वो यही वकील साहब, इन्हीं जैसे मेरे भाई जो वकील साहब होते हैं, वो सारी हमारी टेंशनें, हमारी परेशानियां अपने कंधों पर डाल लेते हैं और हमें कहते हैं आप बेफिक्र हो जाए। तो इस पेशे का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच जनाब।